हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपन 57 पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी लेखपाल के इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो दोस्तों, जो भारत की संविधान सभा गठित की गई थी वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो दोस्तों, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया प्रांतों की विधान सभा ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, और ये अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और उसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो नियुक्त किए गए थे BN राव को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो दोस्तों, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो दोस्तों, ये पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना? तो दोस्तों, जो भारत गणतंत्र बना वो बना 26 जनवरी 1950 को, माने कि जिस दिन से उसका संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो दोस्तों, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो दोस्तों, संसदीय प्रणाली की जो विशेषता है यह इंग्लैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? तो दोस्तों, वो हुआ है प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो दोस्तों, दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो दोस्तों, वो रखे गए हैं 11वीं अनुसूची में, माने कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो दोस्तों, ये है अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 315 के तहत
संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है संसद को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1953 में। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था? तो दोस्तों भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो दोस्तों पांडिचेरी को सन 1962 में भारतीय संघ में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है यह एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों जो भारत की नागरिकता है वह जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीकरण से, माने कि इन सभी से प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से किया जा सकता है? तो दोस्तों जो भारतीय नागरिकता है अगर आपको उसका अंत करना है तो नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से आपको भारतीय नागरिकता का अंत किया जा सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो दोस्तों अधिवास, पंजीकरण और वंशानुक्रम, ये तीनों जो शर्त हैं ये भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए हैं, लेकिन जो संपत्ति स्वामित्व है यह भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोस्तों ये प्राप्त है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को, मतलब कि उच्च एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? तो दोस्तों जो प्रेस की स्वतंत्रता है यह अनुच्छेद 19 के 1 में स्थित है या निहित है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान द्वारा संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है यह एक कैसा अधिकार है? तो दोस्तों वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है यह एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है उसे मूल अधिकार माना गया है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या फिर याचिका दायर की जा सकती है? तो दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका होती है यह दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार होता है? तो दोस्तों जो मत देने का अधिकार होता है यह राजनीतिक अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो दोस्तों भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं? तो दोस्तों जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह वाद योग्य नहीं है, मतलब कि आप इस पर वाद नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है अनुच्छेद 44 में।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्तों भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो दोस्तों 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की आशा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है वो है अनुच्छेद 51 के का में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों भारत में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा ली गई है पूर्व सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है 11, मतलब कि संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों भारतीय संघ की शक्ति निहित होती है संसद में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किए जाते हैं? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद होते हैं वो उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों जब राष्ट्रपति पद का निर्वाचन होता है तो उसमें एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान और समानुपातिक प्रतिनिधित्व माने कि ये सभी पद्धतियां अपनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? तो दोस्तों भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो दोस्तों राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करते हैं उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? तो दोस्तों जो कृष्णकांत थे ये एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सदन का अस्थायी एवं उच्च सदन है? मतलब कि इन ऑप्शन में से कौन सा संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? तो दोस्तों वो है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधियों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था सन 1952 में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों जो हमारा उत्तर प्रदेश है यह सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच मैक्सिमम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए यूपी लेखपाल के इंडियन पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो दोस्त हमारे चैनल पर अभी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे इसके अपने अगले पार्ट के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।